सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर। और आपको दिखाएंगे बर्ड फ्लू का खतरा 7 राज्यों तक कैसे फैल गया। आपको दिखाएंगे यूपी के एसडीएम ने कैसे की महिला से बदसलूकी, और साथ ही आपको बताएंगे कैसे इमरान खान के पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है और देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट के मद्देनजर राज्य की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी पर ताला लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला मिलने के बाद अब देश के 7 राज्यों के परिंदे बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। शनिवार को पूरे देश में 1200 पक्षियों की मौत रिपोर्ट की गई, जिसमें से अकेले महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री फार्म में 900 मुर्गियों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में बर्ड फ्लू का कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन कल जसोला के डिस्ट्रिक्ट पार्क और संजय झील में 34 पक्षियों की मौत दर्ज की गई। इस वक्त हम संजय झील के पास मौजूद हैं। यहाँ पर बतखें काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जब 10 बतखों की यहाँ पर मौत हुई है, उसकी वजह क्या है ये जानने के लिए यहाँ पर जो सरकार की तरफ से वेटनरी जो एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पर पहुँचे। दिल्ली में अब तक 50 पक्षियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनकी मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एहतियातन हौज खास पार्क, द्वारका के सेक्टर 9 का पार्क, हस्तसाल पार्क और संजय झील को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हर जिले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। राजस्थान में शनिवार को 350 चिड़ियों की मौत हुई, जिसके बाद वहां कुल 2512 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कौवे, कबूतर, बतख, मोर भी शामिल हैं। 11 जिलों के 45 सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि चिड़ियों से इंसान और इंसान से चिड़िए में बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा बेहद कम है, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है कि ये पशु से, पक्षी से आदमी में नहीं आता, और ये बढ़िया अच्छे ढंग से पका के खाएं, कोई दिक्कत नहीं। पंचकुला में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। पंचकुला में 1,60,000 मुर्गियों को मारा जा रहा है। बरवाला के खंगेसरा गांव में सड़क किनारे सैकड़ों मरी मुर्गियां फेंक दी गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाद में ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से इन मुर्गियों को दफना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, 16 जनवरी से शुरू होगा देश भर में वैक्सीनेशन अभियान। 3 चरण में पूरा होगा वैक्सीनेशन। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाया जाएगा। 16 जनवरी 2021 ये वो तारीख है जब देश में कोरोना वैक्सीन के अभियान की शुरुआत होगी। यानी जिस खबर का देश को बेसब्री से इंतजार था, उसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्वीट करके किया। We actually showed to the whole world that we are an Atmanirbhar Bharat. We created biorepositories. We started working on the vaccines. The vaccine research and vaccine development process has given us these 2 new vaccines in the year 2021. And now when I am talking to you, we are in the process of actually delivering the vaccine, an Indian vaccine, to the people of India. देश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 3 चरण होंगे। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। फर्स्ट स्टेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। इसके बाद शुरू होगा टीकाकरण का दूसरा स्टेज। दूसरे स्टेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वे के आधार पर देश में ऐसे 27 करोड़ लोगों के होने का अनुमान लगाया गया है। स्टेज 2 के बाद तीसरे स्टेज में ओपन टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें कोरोना के टीके बाजार में भी अवेलेबल होंगे। कोरोना वैक्सीन के 1 डोज की कीमत की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन सरकार को 200 रुपए से 300 रुपए में मिलेगी और ओपन मार्केट में 1000 रुपए की बिकेगी, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 250 रुपए हो सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन में 2 डोज लगाए जाएंगे, जिसमें 1 डोज के बाद करीब 6 हफ्ते यानी 42 दिन का गैप रखा जाएगा। दूसरे डोज के बाद ही कोई शख्स कोरोना से 90 से 95% तक सुरक्षित रह सकेगा। यूरोप, अमेरिका में 42 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी, जबकि हमारे देश में 28वें दिन में ही दूसरी डोज मिलेगी।
हालांकि 2 डोज लगने के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अपनी ताकत दिखाई। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया और उनकी पार्टी को करप्ट पार्टी कह दिया। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर शक्ति प्रदर्शन किया, वर्धमान में रोड शो किया, जनसभा की, किसान के घर खाना खाया, मंदिर में पूजा की। नड्डा ने ऐलान किया कि ममता बनर्जी की सत्ता का सूरज बहुत जल्द अस्त होने वाला है। जेपी नड्डा का रोड शो जब वर्धमान की सड़कों पर निकला तो नजारा कुछ ऐसा था। इतनी भीड़ जुटी सड़कों पर कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कार्यकर्ताओं का जोश और जो रिस्पांस है उसको लेकर अति उत्साहित है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को 200 पार अब मुमकिन लग रहा है। कल दिन भर वर्धमान की जनता के नब्ज मापने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर करारे हमले किए और कहा बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी। वर्धमान के कटवा सब डिवीजन में जेपी नड्डा का पहला कार्यक्रम किसान सुरक्षा सभा का था, जहां नड्डा ने भ्रष्टाचार के बहाने ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया और टीएमसी को तिरपाल चोर पार्टी कह दिया। टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब तिरपाल चोर। बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के किसानों तक पैठ जमाने के लिए एक मुठो चाल मुष्टि भिक्षा अभियान की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से एक मुट्ठी चावल का दान लेंगे। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इस वक्त मुस्तुली गांव में आए हैं। चावल ग्रहण करने का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा था, एक मुट्ठी चावल का अभियान की शुरुआत की जा रही है। बीजेपी राजनीति में प्रतीकों की भाषा पर भरोसा करती है। वो इसे गढ़ने और पढ़ने दोनों में माहिर है, जिसकी अगली तस्वीर किसान मथुरा मंडल के घर पर मिली, जहां नड्डा ने जमीन पर बैठकर केले के पत्तल में खाना खाया। कार्यक्रम का समापन वर्धमान कस्बे के सर्वमंगला मंदिर में पूजन अर्चन से हुआ। कंगाल पाकिस्तान में कल रात भर बिजली गुल रही। राजधानी इस्लामाबाद हो या फिर छोटे छोटे कस्बे, हर तरफ अंधेरा था। कराची से क्वेटा तक, लाहौर से बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान की यही तस्वीर थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जहां इक्का दुक्का रोशनियां दिखीं, वो इमरजेंसी लाइट्स के भरोसे चल रहा था। पाकिस्तान का मीडिया भी सख्ते में आ गया। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। मुल्क भर में बिजली का निजाम दरहम भरहम है। 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर अंधेरे में डूब गए। पूरे पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर बिजली क्यों गई है। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। हर कोई बस अनुमान लगा रहा था। इसी ऊहापोह के बीच इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकत ने बताया कि नेशनल ट्रांसमिशन लाइन के ट्रिप होने की वजह से पाकिस्तान में बिजली गुल हो गई है, और ये भी बता दिया कि फिलहाल सब कुछ जल्दी ठीक नहीं होने वाला। खौफ तो बहुत पैदा हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी बात होती तो खाली एक और दो शहर या एक लाइट नहीं होती, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। बस हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं और ऊपर से लाइट नहीं है, लोगों में खौफ हरास है। मैं तो घर से निकला, मैंने कहा हमारे घर की लाइट नहीं है। बाहर निकला तो तकरीबन सब जगह पे अंधेरा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पूरे कराची में लाइट नहीं है, कारोबार बंद है, सब ठप हुआ है, वरना बंद शोट तो कभी इतना बंद तो नहीं हुआ। इन खबरों के बाद देखते ही देखते पाकिस्तान में बिजली गुल होने का मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। लोग जमकर इमरान खान का मजाक उड़ाने लगे। सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। फिलहाल पाकिस्तान में आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से बैटरी और पानी बचाने की अपील की जा रही है, लेकिन ये बताने के लिए कोई बयान बहादुर तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को अंधेरे से छुटकारा कब मिलेगा। भोपाल में 25 साल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। लड़की की दोस्ती आदिल खान नाम के एक लड़के से थी। घरवाले इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं।
लड़की के परिजनों और कुछ सामाजिक संगठनों ने टीटी नगर थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। आदिल खान और उसके परिवार वालों पर लव जिहाद का आरोप लगा है। दरअसल मृतक लड़की की आदिल से 7 सालों से दोस्ती थी। आदिल लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। लड़की ने मना किया तो उसे टॉर्चर किया जाने लगा। इस बीच आदिल ने दूसरी लड़की के साथ सगाई कर ली, जिसके बाद लड़की डिप्रेशन में चली गई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब ये तो मुझे भी लगता है कि लव जिहाद का मामला है। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी थी, ऐसी तो थी नहीं कि वो अनपढ़ होती थी। वो किसी की बेला फुला में वही प्यार मोहब्बत से उसने बात करी होगी, शादी कुछ प्रस्ताव रखा होगा, जो भी है XYZ। अब इतना अभी मालूम नहीं, मगर सुसाइड नोट में लड़के के नाम पे वो सुसाइड नोट छोड़ गई है। आत्महत्या करने से पहले लड़की एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गई, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आदिल खान को बताया है। ये मामला जो लव जिहाद का है, लगभग 3 वर्ष पूर्व उस लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया गया और उसको टार्चर किया जाता था। कहीं सिगरेटों से जलाने के निशान है। हम चाहते हैं कि लव जिहाद का जो कानून हुआ है, कानून बना है, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस को शक है कि आदिल ने युवती के साथ मारपीट भी की। एक युवक आदिल नामक युवक के संपर्क में थी और उसके परिवारजनों ने ये कहा कि ये लड़का उसको परेशान करता था और उसी से मिलने के बाद उसने आत्महत्या करी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी आदिल की तलाश कर रही है। कल महाराष्ट्र के भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लग गई थी और 10 बच्चों की जान चली गई थी। आज उद्धव ठाकरे मौके पर जा रहे हैं। भंडारा अग्निकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भंडारा के उस अस्पताल में जाएंगे जहां 10 नवजात बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई थी। उद्धव ठाकरे पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले भंडारा की घटना से सबक लेते हुए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों के ऑडिट का आदेश दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह की घटना न घटे, इसलिए इलेक्ट्रिकल ऑडिट हो, कंस्ट्रक्शन ऑडिट हो, वो करने की सूचना हम ज़रूर देंगे, आदेश देंगे और इस महीने में 2 महीने में 100% ये ऑडिट भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। ये दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है। उसकी उच्च तरीके चौकसी करने के आदेश राज्य शासन ने दिए हैं। भंडारा के जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कल रात आग लग गई थी। इस घटना में 17 बच्चों में से 10 की मौत हो गई थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। यूपी के महाराजगंज में एसडीएम का वीडियो वायरल हो गया है और इस वीडियो में एसडीएम साहब एक महिला से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। देखिए आप देख बोल रहे हैं, देख दिया ना कागज, पढ़े नहीं है। एसडीएम पर जब कुर्सी का नशा चढ़ा तो फरियादी जनता से ही मारपीट और बदसलूकी कर दी। देखिए आप देख बोल रहे हैं, देख दिया ना कागज, पढ़े नहीं है। जिला है यूपी का महाराजगंज और एसडीएम राम संजीवन मौर्य हैं निचलौल तहसील के। एसडीएम साहब के सामने जब इस महिला ने फरियाद की तो महिला से बाबू साहब बदसलूकी करने लगे, पेपर छीन लिया और फिर सामने खड़े एक लड़के पर टूट पड़े। देखिए आप देख बोल रहे हैं, देख दिया ना कागज, पढ़े नहीं है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए एसडीएम की चौपाल में शामिल हुआ था। न्याय के लिए महिला अपना प्रार्थना पत्र लेकर एसडीएम राम संजीवन मौर्य के पास गई तो एसडीएम झल्ला उठे, उनका पारा चढ़ गया और महिला से बदतमीजी कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की खूब किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिले के आला अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
यूपी के प्रयागराज में अवैध कब्जा हटाने पहुंची विकास प्राधिकरण की टीम पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। और इस दौरान बीजेपी के स्थानीय नेता का पुलिस से धक्का मुक्की का एक वीडियो भी सामने आया है। हंगामे और पुलिस से झड़प का ये वीडियो यूपी के प्रयागराज के सुभाष चौराहे का है, जहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटवाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता अमित सिंह के उकसावे पर दुकानदारों ने उन पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीच चौराहे पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। न वर्दी का डर है और न ही अधिकारियों से उलझने का डर। जब वो नहीं माना तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि इससे पहले अमित सिंह और बाकी दुकानदार कई पुलिस वालों को जख्मी कर चुके थे। वहीं अधिकारियों का आरोप है कि भीड़ ने उनके गनर की कार्बाइन भी छीनने की कोशिश की। कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया और ईंट पत्थर से हमला किया गया और अपने लोगों में किसी को घायल करके अनावश्यक रूप से वो बनाने का भी प्रयास किया। इस दौरान कई दुकानदार अधिकारियों से उलझते हुए भी नजर आए। कुछ दुकानदार तो अधिकारियों को धमकाते हुए भी नजर आए। हमला करवाया है, दोबारा हमला करोगे? हम कोई भी हों, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं रोकी और सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए सभी अतिक्रमणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। प्रयागराज में ये कार्रवाई भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान के तहत की गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेस्टोरेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक बदमाश ने 2 पिस्टल से दनादन गोलियां बरसाई। इस बदमाश ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फायरिंग की। दोनों हाथ में 2 पिस्टल हैं। दोनों पिस्टल से धड़ाधड़ गोली बरस रही है और निशाना है एक रेस्टोरेंट। कुरुक्षेत्र के अमीन रोड पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में बाइक सवार 2 बदमाश आए। इनमें से एक बदमाश ने होटल में एंट्री की, जबकि दूसरे बदमाश ने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर 2 रिवॉल्वर निकाली और दोनों हाथों से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस वारदात में किसी को गोली नहीं लगी। हमलावर रेस्टोरेंट के काउंटर पर अपना संदेश भी रख कर गए, जिसमें लिखा था, अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। जल्द लौटेंगे, आगे बताएंगे दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर।